नाइन्थ पर आ जाते हैं, दैट इज टफनेस। नाउ टफनेस क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिलियंस था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। टफनेस है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। यानी जब हम इसके ऊपर लोडिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती जा रही है, इलास्टिक लिमिट तक गए, वहां तक जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है उसे कहेंगे रेजिलियंस। लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा लोडिंग करते जा रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जस्ट फ्रैक्चर होने के टाइम पे इसके अंदर जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी उस स्ट्रेन एनर्जी को कहेंगे हम टफनेस। अगर हम ग्राफ से देखें तो यहां पर ये जो ग्राफ बनाया था, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन हमने दिखाया लाइन से शेडिंग करके, इतनी स्ट्रेन एनर्जी है रेजिलियंस। और इसके भी आगे अगर मैं ये वाले ब्लू कलर से शेड करके बता दूं, इतनी स्ट्रेन एनर्जी अगर मटेरियल में स्टोर्ड है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज टफनेस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ये टफनेस हो जाएगा। तो टफनेस भी आसान है समझना, सो लेट अस राइट डाउन, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। नाउ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व से। तो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट क्या हो जाएगा? टफनेस। और एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। नाउ अब आपके लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए वैल्यू ऑफ टफनेस ज्यादा होगी या ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो दो तरह के मटेरियल हम जानते हैं, एक तो है डक्टाइल और एक है ब्रिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डक्टाइल मटेरियल का पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, फ्रैक्चर करने से पहले ये बहुत ज्यादा एलोंगेट हो जाएगा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। और ब्रिटल मटेरियल बहुत कम स्ट्रेन पे ही फ्रैक्चर हो जाएगा या टूट जाएगा। एक डक्टाइल मटेरियल हम जानते हैं और एक थोड़ा सा कम डक्टाइल मटेरियल जानते हैं। डक्टाइल मटेरियल जो हम जानते हैं दैट इज माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया माइल्ड स्टील के लिए। और थोड़ा सा कम डक्टाइल मटेरियल ले लिया हमने, हाई कार्बन स्टील। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पर इसकी स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर वो बहुत कम होती है, एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील काफी कम होती है। तो टफनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टफनेस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट ये रेड कलर से शो कर दिया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, और हाई कार्बन स्टील में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप ये रेड वाला एरिया और ये जो ब्लू वाला एरिया है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके बताओ कि किसका एरिया ज्यादा है। दोनों का कॉमन एरिया अगर हटा भी दिया जाए, बचे हुए एरिया को कंपेयर करते हैं, ये इतना रेड वाला एरिया है और ये ब्लू वाला एरिया, इन दोनों एरिया को कंपेयर करके देखो आप कौन सा ज्यादा है। सो डेफिनेटली ये वाला एरिया ज्यादा है, यानी कि मॉडुलस ऑफ टफनेस किसका ज्यादा निकल के आएगा? माइल्ड स्टील का निकल के आएगा एज कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील, बिकॉज इट इज मोर डक्टाइल। तो डक्टाइल मटेरियल का मॉडुलस ऑफ टफनेस ब्रिटल मटेरियल के मॉडुलस ऑफ टफनेस से ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ टफनेस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। मॉडुलस ऑफ टफनेस विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। दिस इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब नेक्स्ट पेज पर नोट पॉइंट लिख लेते हैं। सो राइट डाउन नोट, एज फेलियर स्ट्रेन इज हाई इन डक्टाइल मटेरियल, हेंस माइल्ड स्टील इज मोर टफ देन हाई कार्बन स्टील, या फिर इसको हाई स्ट्रेंथ स्टील भी बोल सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो टफनेस के मामले में हाई स्ट्रेंथ स्टील कमजोर पड़ जाती है माइल्ड स्टील से, माइल्ड स्टील ज्यादा टफ है हाई स्ट्रेंथ स्टील से। अब सोच के ये बताओ कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कहां पर ज्यादा डिजायरेबल होगी, किस तरह की सिचुएशन आएगी जहां पर ज्यादा टफनेस होना डिजायरेबल है। तो यहां पर हम इलास्टिक लिमिट के भी बियॉन्ड जा रहे हैं। जब हम इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो रिकवर नहीं हो पा रही, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा होगा। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मटेरियल टूट नहीं रहा, भले ही फुल डिफॉर्म कर जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा। रेजिलियंस के केस में पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो जाना जरूरी था, तो शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म में वो काम की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर मटेरियल का ना टूटना ज्यादा जरूरी है। तो अचानक से अगर इम्पैक्ट लोड आ गया, तेजी से लोड आ गया, तो भले ही डिफॉर्म हो जाए लेकिन वो टूटे नहीं। तो इस तरह के सिनेरियो में जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग आ रही है वहां पर ज्यादा टफनेस होना
डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो लिख लेते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज हाईली डिजायरेबल अंडर इम्पैक्ट लोडिंग। तो आई होप टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज बॉशिंगर इफेक्ट। जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था तो इतना तो आपको याद होगा कि मटेरियल को अगर हम बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लोड कर देते हैं, इलास्टिक लिमिट से भी आगे लोड कर देते हैं, तो इसकी यील्ड लिमिट भी बढ़ जाती है और लीनियर रीजन भी बढ़ जाता है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट भी बढ़ जाती है। तो यील्ड लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों बढ़ चुकी होती हैं अगर हमने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। यानी कि हम सस्ता वाला स्टील लाए Fe250 और उसको इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड किया और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो सिग्मा वाई जो पहले यहाँ तक आता था ओरिजिनली, अब सिग्मा वाई यहाँ तक आने लगा और हमारा स्टील मजबूत हो गया। तो बॉशिंगर अंकल आए और बॉशिंगर अंकल ने कहा, ना बेटा ना, ऐसे मत करना, गलत बात है। क्यों ऐसा मना किया उन्होंने फिर बताया इसके पीछे का राज, एक नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? उन्होंने कहा कि आपने मान लो टेंशन में इसकी यील्ड लिमिट तो रेज कर दी, लेकिन टेंशन में यील्ड लिमिट करने के साथ कंप्रेशन में इसकी यील्ड लिमिट कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? तो मान लो इस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में कुछ इस तरह का था, ये रहा इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में, और कंप्रेशन में इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये था इस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्रेशन में। तो जब आपने टेंशन में इसको ओवर स्ट्रेस करके इसकी यील्ड लिमिट को इंक्रीज किया पॉइंट बी से सी तक, फिर इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा, अब अनलोडिंग कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन अब जब आप इसको कंप्रेशन में ले जाओगे ना, तो कंप्रेशन में इसकी यील्ड लिमिट कम हो चुकी होगी, तो कंप्रेशन अब उतना लोड नहीं ले पाएगा जितना पहले ले रहा था। तो पहले मान लो कंप्रेशन में जो यील्ड लिमिट थी वो यहाँ तक थी, सिग्मा वाई, अब कंप्रेशन में इसकी यील्ड लिमिट इतनी रह जाएगी। अगर आपने कोल्ड वर्किंग करके टेंशन में इसकी यील्ड लिमिट को बढ़ाया या इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या फिर अगर आपने कोल्ड वर्किंग करके कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो टेंशन में कम हो जाएगी। तो जिस भी डायरेक्शन में आप कोल्ड वर्किंग करके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। ये कहना है बॉशिंगर इफेक्ट का। सो बॉशिंगर इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया। तो इसीलिए इस तरह से किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को या यील्ड लिमिट को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्लियर? सो लेट अस राइट डाउन बॉशिंगर इफेक्ट ऑन नेक्स्ट पेज। Write down, it is the phenomenon by which plastic deformation of a metal increases the yield strength in the direction of applied load and decreases the yield strength in opposite direction. Clear है? So this is Boschinger effect. आप चाहो तो ये वाला डायग्राम इसके साथ बना सकते हो. You can draw this diagram, this one. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे. नेक्स्ट इज एनीलिंग. तो जैसे कोई मटेरियल है, मान लो स्टील ही है, स्टील को आपने कहीं पर यूज किया हुआ था, ये बेंड हो गया था, इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफेक्ट आ गए थे, परमानेंट डिस्टॉर्शन आ गए थे, यील्ड लिमिट के बियॉन्ड लोड हो चुका था। तो एनीलिंग में हम क्या करते हैं, इस स्टील को लेंगे और इसको हीट अप करेंगे रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर के ऊपर। तो जब इसको रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर के ऊपर हीट अप कर देंगे तो इसकी जो लॉस इन डक्टिलिटी थी, इसके अंदर जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ चुके थे, जो लॉस इन मेलिएबिलिटी थी, वो सब खत्म हो जाएंगे और वापस से ये स्टील अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पे चला जाएगा। तो जनरली जो वर्क हार्डन्ड मटेरियल होते हैं या जिन पे कोल्ड वर्किंग की जा चुकी होती है, वो मटेरियल या फिर स्क्रैप स्टील को जब दोबारा यूज करते हैं तब उनको एनीलिंग का प्रोसेस करते हैं उनके ऊपर और उनको रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर तक हीटअप कर देते हैं ताकि उनकी जो ओरिजिनल, जो स्टील की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो वापस से रिस्टोर की जा सके। So write down, the purpose of annealing is to restore the ductility and malleability of work hardened material after cold working. Next लिखो, the process is carried out by heating of material to recrystalline temperature and then cooling. तो ये था annealing. Next चलते हैं हम hardness पे. So 12th, you write down hardness. देखो, हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है, सरफेस प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये सरफेस पे डिपेंड करेगा, होल बॉडी पे नहीं। तो जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है, अगर ये ज्यादा हार्ड है तो इसका मतलब है कि इसके सरफेस पर कोई स्क्रैच वगैरह करना, इसको रब करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। अगर ये सॉफ्ट है तो किसी भी मटेरियल से हम इसको स्क्रैच कर सकते हैं। तो जैसे आजकल मोबाइल वगैरह आते हैं तो वहां पर क्या बोला जाता है कि इस मोबाइल की स्क्रीन की हार्डनेस इतनी ज्यादा है। तो जब हार्डनेस ज्यादा होगी यानी वो उतना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है।
तो उसकी स्क्रीन के ऊपर कई सारे आपने हार्डनेस टेस्ट भी देखे होंगे, स्क्रैच रेजिस्टेंस टेस्ट। तो वो क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अलग अलग मटेरियल से स्क्रैचेस करके देखते हैं, चाबियों से, चाकू से, और देखते हैं कि स्क्रैच आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हार्डनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच एंड एब्रेशन। तो इसको भी लिख लेते हैं, राइट डाउन, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैच एंड एब्रेशन। तो देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं जिनमें आपस में कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। एक तो हो गया स्ट्रेंथ, एक हो गया टफनेस, और एक हो गया हार्डनेस। तो कई बार बहुत सारे लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। टफनेस का मतलब हार्डनेस समझ लेते हैं, हार्डनेस को स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्ट्रेंथ का मतलब है मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर उस पे स्लोली हम लोड लगाएं तो वो कितना ज्यादा लोड ले जाएगा बिफोर फेलियर, तो फेलियर होने से पहले, यानी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के अगेंस्ट जो मटेरियल की ताकत है उसे हम कहेंगे स्ट्रेंथ। टफनेस क्या है, इट इज नॉट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये है इम्पैक्ट लोडिंग। तो इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट ये मटेरियल अगर टूट नहीं रहा है तो ये मटेरियल उतना ज्यादा टफ हो गया। इम्पैक्ट लोडिंग को रेजिस्ट कर रहा है तो मतलब ये टफ है। और हार्डनेस मतलब इसके सरफेस पे अगर स्क्रैच वगैरह करना मुश्किल है तो ये उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच और एब्रेशन। तो इनको लिख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ होता है अगेंस्ट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, टफनेस होता है अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड, हार्डनेस होता है अगेंस्ट स्क्रैचेस। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेनिसिटी। तो टेनिसिटी जनरली क्लोथ या फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो धागा है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगेंस्ट टेंशन लोड जो होता है उसे कहते हैं टेनिसिटी। तो अगर हाई टेंसाइल लोड आया और मटेरियल तब भी फ्रैक्चर नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे, टेनिसिटी। या फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेंसाइल लोड, ये भी कह सकते हैं टेनिसिटी। या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड टेंशन, इसको भी कह सकते हैं टेनिसिटी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टेंशन लोड में हाई स्ट्रेंथ अगर है मटेरियल की तो वो हो गया टेनिसिटी। राइट डाउन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अ हाई टेंसाइल लोड इज अप्लाइड।